हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सोशियो इजी क्लासेस। आज की क्लास में हम हिस्टोरिकल मेटलिज्म का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं। हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी किसने दी है? कार्ल मार्क्स ने। ओके, तो आज की थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे ये वाला लेक्चर देख रहे हो ना, आप सबसे पहले कार्ल मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन, जो मेरा प्रीवियस लेक्चर है कार्ल मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन, उसको देख लो, क्योंकि उस वाले लेक्चर में मैंने कार्ल मार्क्स के जो भी इम्पोर्टेंट कीवर्ड्स हैं, टर्म्स हैं, उसका काफ़ी डीपली एनालिसिस किया है। ठीक है, तो जब आप वो लेक्चर देख लोगे ना, तो जो आपके आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं जैसे हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, एलियनेशन, क्लास स्ट्रगल, मोड ऑफ प्रोडक्शन, तो उसमें आप बहुत ही अच्छे से समझ पाओगे चीज़ों को। तो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो को, और उसके बाद ही आप आगे के लेक्चर्स कंटिन्यू करना। ओके, तो कार्ल मार्क्स ने हिस्टोरिकल मेटलिज्म की जो थ्योरी है वो कौन से बुक में लिखी है? उस बुक का क्या नाम है? कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859। ठीक है, तो यही वाला वर्क, यही वाली किताब में कार्ल मार्क्स ने अपनी हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी दी है। तो क्या होता है, जब भी आप अपना आंसर लिखोगे ना सोशियोलॉजी में, तो आप क्या करना, इस बुक का नाम लिख देना अपने आंसर के स्टार्टिंग में कि कार्ल मार्क्स इन दिस वर्क हैज़ डिफाइंड हिस्टोरिकल मेटलिज्म। ओके, तो क्या होता है, जब भी आप बुक का नाम मेंशन करते हो, किसी भी थिंकर के, उनके कोई भी वर्क का नाम मेंशन करते हो, तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा मार्क मिल जाता है, क्योंकि आपका आंसर इसी तरीके से सोशियोलॉजिकल बनता है। तो आप कार्ल मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर देखोगे ना, उसमें मैंने आपको बताया है कि आपका आंसर सोशियोलॉजिकल कैसे बनता है, तो उस लेक्चर को भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो आज की क्लास जो है हिस्टोरिकल मेटलिज्म की क्लास है, लेकिन हिस्टोरिकल मेटलिज्म को पढ़ने से पहले हमें 2 इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को समझना होगा। ओके, पहला है आपका हीगल का डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, और दूसरा है आपका फ्यूअरबैक का मेटलिज्म का कॉन्सेप्ट। ओके, तो हमें ये 2 टॉपिक समझने हैं, क्योंकि कार्ल मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मेटलिज्म की थ्योरी लिखी है वो इन्हीं दोनों कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होके लिखी है। ठीक है, सो यू हैव टू रीड दीज कॉन्सेप्ट्स फर्स्ट एंड देन वी विल स्टार्ट विथ हिस्टोरिकल मेटलिज्म। फाइन, सो स्टार्टिंग विथ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म गिवन बाय फ्रेडरिक हीगल। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ, उसको प्लीज़ ध्यान से सुनना और प्लीज़ उसको आगे अप्लाई करना। देखो, जब भी आप किसी भी थिंकर को पढ़ रहे होंगे ना, तो आपने एक इम्पॉर्टेंट चीज़ करनी है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। आपने क्या करना है, आपके खुद के जो परसेप्शंस हैं, आपकी खुद के जो ऑब्जर्वेशंस हैं, ओपिनियंस है इस सोसाइटी को लेके, उसे बिल्कुल अलग रखना है। ठीक है, मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, मान लो आप किसी थिंकर को पढ़ रहे हो, जैसे आप यहाँ पे कार्ल मार्क्स को पढ़ रहे हो। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपकी परसेप्शन, आपकी ऑब्जर्वेशन चाहे कुछ भी हो, आपने उस ऑब्जर्वेशन को अलग रखना है और पूरी सोसाइटी को, पूरी दुनिया को सिर्फ मार्क्स के नज़रों से देखना है। ठीक है, इसी तरीके से जब आप आगे इमाइल दरखीम को पढ़ोगे, मैक्स वेबर को पढ़ोगे, या अभी आप हीगल को पढ़ने वाले हो, तो आपने क्या करना है, आपको अपनी सोसाइटी सिर्फ इन्हीं की नज़रों से देखना है। ठीक है, तो जब आप मार्क्स पढ़ोगे तो एकदम मार्क्स की थिंकिंग रखोगे, आपने क्या करना है, खुद को ही मार्क्स समझना है। ठीक है, तो जब आप दरखाइम पढ़ोगे, खुद को ही दरखीम पढ़ोगे, किसी की भी सोच कुछ भी हो, मैंने तो सिर्फ दरखाइम की नज़र से ही दुनिया को देखना है। इससे 2 फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा क्या होता है कि आप सारे थिंकर्स को सेपरेटली, इंडिविजुअली समझ सकते हो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट, देखो अल्टीमेट गोल क्या है हमारा, हम ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें अल्टीमेटली एक अच्छा आंसर लिखना है ना। अच्छा आंसर लिखने के लिए हमें क्या करना है कि मान लो यूपीएससी ने आपसे कार्ल मार्क्स का हिस्टोरिकल मेटलिज्म पूछ लिया। ठीक है, आपने क्या किया, यहाँ पे कार्ल मार्क्स की थ्योरी की जगह अपने ही परसेप्शन लिखा है हिस्टोरिकल मेटलिज्म में, कि थोड़ा थोड़ा कार्ल मार्क्स का लिख दिया और बाकी अपने परसेप्शंस लिख दिए। यहाँ पे यार आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। ठीक है, यहाँ पे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो जब आप क्या करोगे, हिस्टोरिकल मेटलिज्म लिख रहे हो,
वहाँ पे आपने सिर्फ ऐसा लगे कि वो पेपर कार्ल मार्क्स नहीं लिखा है, वो आंसर मार्क्स नहीं लिखा है। ऐसे उनके लैंग्वेज, उनके वर्ड्स, उनके कीवर्ड्स आपके एकदम दिमाग में होने चाहिए, ठीक है। तो एकदम थिंकर्स की तरह ही सोचना है, उन्हीं के पर्सपेक्टिव से सोचना है। अपने पर्सनल ओपिनियन सिर्फ जीएस के पेपर में लिख के आना, एसए के पेपर में लिख के आना, ऑप्शनल में मत लिख आना जब तक वो आपसे पूछते नहीं हैं। और अगर आपसे पूछते हैं कि डू यू थिंक दैट दिस थ्योरी इज़ रेलेवेंट इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट, तो भी अगर वो आप लिख भी रहे हो येस, तो उसमें भी आपको थिंकर्स की लैंग्वेज यूज़ करनी है। ओके, तो ये मैं आपसे इम्पोर्टेंट चीज़ शेयर करना चाहती थी, इसका हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। So let's start dialectical idealism given by Friedrich Hegel. Okay, फ्रेडरिक हीगल ने जो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की थ्योरी दी है, इसको एक ही स्टेटमेंट में हम समझेंगे। देखो ध्यान से सुनो। फ्रेडरिक हीगल कहते हैं कि किसी भी सोसाइटी को हम किस बेसिस पे समझ सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सम आइडिया, या फिर उन्होंने क्या वर्ड यूज़ किया है, थीसिस, ठीक है। हीगल कहते हैं कि अगर आपको सोसाइटी को एक्सप्लेन करना है, उसे अंडरस्टैंड करना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड society, any society on the basis of some idea, or he has used the word thesis. So as I told you earlier, you have to keep aside all your perceptions, all your opinions while reading any thinker. तो यहाँ पे जो भी लिखा है ना इस स्लाइड पे, this is the only truth for you. ओके, आपको अपने पर्सनल ओपिनियंस हटा के समझना है चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं जो भी समझाऊंगी आपको उसे ही सच मानना है, ठीक है, क्योंकि वो हीगल कह रहे हैं, ठीक है। तो हीगल के पर्सपेक्टिव से भी सोसाइटी को समझेंगे। ओके, तो हीगल ने क्या कहा, किसी भी सोसाइटी को कैसे एक्सप्लेन करना है, ऑन द बेसिस ऑफ सम आइडियाज़, ठीक है। हीगल कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किसके ऊपर फॉर्मेशन हुआ है, किसके ऊपर वो सोसाइटी बनी हुई है, ऑन द बेसिस ऑफ सम आइडिया, और ही हैज़ यूज द वर्ड थीसिस, ठीक है। कि कोई भी सोसाइटी का जो निर्माण हुआ है, समाज का जो निर्माण हुआ है, वो एक सोच के ऊपर हुआ है, वो एक विचार, एक थॉट के ऊपर हुआ है, ठीक है। समाज जो है एक सोच पर बनी हुई है, एक आइडिया या एक थीसिस पे बनी हुई है। इतनी सी ही बात कह रहे हैं हीगल, इतनी सी ही बात कह रहे हैं हीगल। ओके, नाउ देयर आर फोर important terms to understand dialectical idealism, ठीक है। सो one is thesis, another is antithesis, then you have synthesis, then you have new thesis, ठीक है। तो ये चार बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है डायलेक्टिकल आइडियलिज्म को समझने के लिए, ठीक है। सो स्टार्टिंग विथ थीसिस, एज आई टोल्ड यू द मीनिंग ऑफ थीसिस इज सम आइडिया, जिसके ऊपर एक समाज जो है वो बना हुआ है, एक सोसाइटी जो है बनी हुई है। ओके, पर हीगल कहते हैं कि ये जो आइडिया या ये जो थीसिस या ये जो सोच है या जो विचार है जिसके ऊपर एक सोसाइटी का निर्माण हुआ है, अ सोसाइटी इज़ बीइंग बिल्ट, ठीक है, वो सोच कहाँ से आ रही है, वो आइडिया, वो थीसिस कहाँ से आ रहा है, ठीक है। वो थीसिस या वो आइडिया कैसे जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो हीगल कहते हैं कि सोसाइटी में मेंबर्स है ना, नो सोसाइटी इज़ पॉसिबल विदाउट इट्स मेंबर्स, ठीक है। तो सोसाइटी में कौन है, मेंबर्स हैं। मेंबर्स आपस में क्या कर रहे हैं, डायलॉग कर रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ओके, डायलॉग कर रहे हैं। डायलॉग का मतलब क्या है, इंटरैक्शन कर रहे हैं या फिर कॉन्वर्जेशन कर रहे हैं, ठीक है। हीगल ने कहा आइडिया कैसे जनरेट हो रहा है, क्योंकि समाज में कुछ मेंबर्स हैं जो आपस में डायलॉग या इंटरैक्ट कर रहे हैं। इस इंटरैक्शन की वजह से क्या होता है कि ह्यूमन के पास क्योंकि माइंड है, और जब आप इंटरैक्ट करोगे, कॉन्वर्जेशन करोगे, तो आइडिया जनरेट होगा। बहुत ही नॉर्मल सी बात है, जब आप अपने फ्रेंड्स या किसी से भी बातचीत करते हो तो एक सोच, एक आइडिया आता है ना, जैसे कोई बिज़नेस आइडिया आ गया है ना, तो आप जो अपना काम स्टार्ट करोगे,
उसका थीसिस, उसका आइडिया क्या होगा, प्रॉफिट मेकिंग, है ना। तो इसी तरीके से माइंड जनरेट्स आइडिया बिकॉज members are in the process of dialogue or interaction, and because of the process of dialogue thesis और idea is generated, और इसी thesis और idea पे या एक सोच या विचार पे एक समाज जो है वो बनता है। इतना ही हीगल ने कहा है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज, ठीक है, हीगल कहते हैं कि जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है विथ टाइम, जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, आगे बढ़ती है, तो ये जो थीसिस है ना, जिस पे एक सोसाइटी बनी हुई थी, ये जो एक सोच है, एक आइडिया है जिस पे एक सोसाइटी बनी हुई थी, उस सोच के अगेंस्ट एक नया आइडिया आ जाता है, या एक ऑपोजिट आइडिया आ जाता है, या डिफरेंट आइडिया आ जाता है, जिसको हीगल ने क्या बोला है, एंटी थीसिस, और अ न्यू आइडिया और ऑपोजिट आइडिया अगेंस्ट द एग्जिस्टिंग आइडिया और द थीसिस, ठीक है। इसे ही हीगल ने क्या कहा है, एंटी थीसिस। बहुत छोटे से एग्जाम्पल के साथ मैं आपको ये क्लियर करती हूँ दोनों टर्म्स, थीसिस एंड एंटी थीसिस। देखो, आपका 18th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी जो थी, उस समय एक सिस्टम प्रैक्टिस होता था, दैट वाज द Sati system. So Sati system was the thesis or the idea of 18th century Indian society. क्यों? क्योंकि कुछ ऑर्थोडॉक्स मेंबर्स आए एंड उन्होंने आपस में इंटरैक्ट किया और ये सोच बनाई कि women have no purpose without her husband, so she is bound to be burned on the funeral pyre of her husband, ठीक है। तो ये क्या था, थीसिस था उस समाज का, 18th सेंचुरी इंडियन सोसाइटी का। लेकिन जैसे सोसाइटी प्रोग्रेस हुई, जैसे एजुकेशन आया, मॉडर्न एजुकेशन आया, ह्यूमनिज़म की वैल्यू सिखाई गई, एनलाइटनमेंट आया, तो एक पर्सन आते हैं राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय कहते हैं कि नो, सती शुड बी बैंड बिकॉज इट इज़ द इनह्यूमन प्रैक्टिस, इट इज़ एन इनह्यूमन प्रैक्टिस, ठीक है। तो क्या है, राम मोहन रॉय का आइडिया जो है कि सती को बैन कर देना चाहिए, वो इस एग्जिस्टिंग आइडिया या इस थीसिस के अगेंस्ट हो गया ना। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, एंटी थीसिस, ऑपोजिट आइडिया, ओके, चैलेंजिंग द एग्जिस्टिंग आइडिया ऑफ द सोसाइटी। सो दिस इज कॉल्ड एंटी थीसिस। तो हीगल कहते हैं कि इस एंटी थीसिस की वजह से, इस डिफरेंट आइडिया की वजह से, जो पुराने एग्जिस्टिंग आइडिया को चैलेंज कर रहा है, एक समाज में एक टाइम ऐसा आ जाता है जब कन्फ्लिक्ट आ जाएगा, ठीक है। कन्फ्लिक्ट या समाज में क्या जनरेट हो जाएगी, टेंशन जनरेट हो जाएगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक नई सोच आ गई जो पुरानी सोच को चैलेंज कर रही है ना। जैसे राम मोहन रॉय की सोच जो है वो एग्जिस्टिंग थीसिस, एग्जिस्टिंग आइडिया जो है सती का, उसको चैलेंज कर रही है, ठीक है। ओके, तो एक टाइम आ जाएगा एज पर हीगल जो सोसाइटी में टेंशन या कन्फ्लिक्ट जनरेट करेगा। हीगल ये भी कहते हैं कि कोई भी सोसाइटी उस कन्फ्लिक्ट के साथ, उस टेंशन के साथ लंबे टाइम तक एग्जिस्ट नहीं कर सकती, ओके। नो सोसाइटी कैन एग्जिस्ट विथ कन्फ्लिक्ट, ओके। सो अब हीगल क्या बोलते हैं कि इस कन्फ्लिक्ट का हम सॉल्यूशन करेंगे, इस कन्फ्लिक्ट का हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, और उसे ही क्या बोला गया है, सिंथेसिस। और जब सिंथेसिस आ जाता है तो एक न्यू थीसिस आ जाता है या न्यू आइडिया आ जाता है जिस पे आपकी नई सोसाइटी बनती है। तो ये जो आपका थीसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस, न्यू थीसिस है ना, मैं इस फ्लो चार्ट की हेल्प से समझाती हूँ, ठीक है। ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो, एक सोसाइटी है, ठीक है, वो कहती है कि हमारे लिए थीसिस क्या है, फ्रीडम है, ठीक है। थीसिस क्या है, फ्रीडम है। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है, एब्सोल्यूट फ्रीडम की, क्योंकि इस सोसाइटी की सोच क्या है कि यहाँ पे सिर्फ फ्रीडम होना चाहिए, ये और किसी चीज़ की बात नहीं करती। मीन्स ये बात करती है फ्रीडम इन इट्स एब्सोल्यूट फॉर्म, ठीक है। ओके, अब इस तरीके की सोसाइटी जो है
इसको हम क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ नेचर। अगर आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा स्टेट ऑफ नेचर, ठीक है। स्टेट ऑफ नेचर क्या होता है, जहाँ पे किसी भी तरीके की गवर्नमेंट नहीं थी, ठीक है। जब गवर्नमेंट नहीं होगी तो एब्सोल्यूट फ्रीडम होगा, या वो स्टेट ऑफ नेचर कहलाएगी, नेचुरल सोसाइटी कहलाएगी। नेचुरल सोसाइटी में क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट ऑफ नेचर में क्योंकि कोई गवर्नमेंट नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, एब्सोल्यूट फ्रीडम है, ठीक है। यही कहा है जॉन लॉक ने, थॉमस हॉब्स ने, रूसो ने, ठीक है, ओके। लेकिन डू यू थिंक एनीथिंग इन इट्स एब्सोल्यूट और एक्सेस फॉर्म इज़ गुड? नो, कोई भी चीज़ अपने एब्सोल्यूट या एक्सेस फॉर्म में ठीक नहीं है, ठीक है। वहाँ पे कुछ कंट्रोल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि अगर आप एब्सोल्यूटली फ्री हो, पूरी तरह से फ्री हो, किसी तरीके की रेस्ट्रिक्शंस अगर नहीं है, तो स्टेट ऑफ नेचर जैसी सोसाइटी के पास हायर चांसेस होते हैं अनार्कियल सोसाइटी बनने में, अराजक सोसाइटी बनने में, ठीक है। कि यहाँ पे कोई भी कुछ भी कर रहा है, अपनी फ्रीडम को इतना एंजॉय कर रहा है कि वो सामने वाले को हार्म भी कर रहा है ना, ठीक है। तो ये सोसाइटी कैसी बन जाती है, अनार्की या फिर अराजकता जैसी सोसाइटी, ठीक है। क्लियर नाउ। अब एक ग्रुप आएगा, वो कहेगा कि एब्सोल्यूट फ्रीडम इज़ नॉट गुड, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शंस, ओके। तो एक नई सोच या एक ऑपोजिट आइडिया या एक एंटीथीसिस क्या आ जाती है, रेस्ट्रिक्शंस, कि एब्सोल्यूट फ्रीडम शुड नॉट बी गिवन टू द मेंबर्स, ओके। सो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस की बात होगी, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शंस की, एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शंस की नहीं, फ्रीडम को पूरी तरह से ख़त्म करो और जो ह्यूमन है उसकी मूवमेंट को पूरी तरह से रेस्ट्रिक्ट कर दो। सो एज आई टोल्ड यू अर्लियर, एनीथिंग इन इट्स एब्सोल्यूट और एनीथिंग इन इट्स एक्सेस फॉर्म इज़ नॉट गुड फॉर एनी सोसाइटी, because here absolute restrictions or the excess of restrictions will lead to dictatorship, okay, will lead to dictatorship. So dictatorship अगर आ जाएगी तो फासिज्म आ जाएगा, है ना, हिटलर जैसी सोसाइटी आ जाएगी जैसे हिटलर ने किया था, ठीक है, ओके। तो डिक्टेटरशिप इज़ ऑल्सो नॉट गुड। तो समाज में क्या आता है, समाज में क्या आएगा, कन्फ्लिक्ट आ जाएगा इस एंटीथीसिस, इस रेस्ट्रिक्शंस की वजह से। क्लियर नाउ। अब सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। अब सॉल्यूशन क्या निकालेंगे, एक ग्रुप जो कह रहा है कि नहीं फ्रीडम होना चाहिए पूरी तरह से, एक ग्रुप कहता है कि नहीं पूरी तरह से रेस्ट्रिक्शंस होना चाहिए। अब क्योंकि ये लोग बोलेंगे कि नहीं हमें रेस्ट्रिक्शंस नहीं चाहिए, ये कहेंगे नहीं हमें फ्रीडम नहीं चाहिए, हम फ्रीडम को सपोर्ट नहीं करेंगे, तो क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट आ रहा है ना, कन्फ्लिक्ट आएगा ना। अब क्या करेंगे लोग, समझौता करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, क्या करेंगे, सिंथेसिस करेंगे, समझौता करेंगे, ठीक है। ये ग्रुप ए कहेगा कि ठीक है मुझे फ्रीडम चाहिए, ग्रुप बी कहेगा कि हाँ रेस्ट्रिक्शंस भी होने चाहिए। तो ये दोनों समझौता करेंगे कि ठीक है आप मेरी कुछ बात मान लो, मैं आपकी कुछ बात मान लेता हूँ, ठीक है। तो जब ये आपस में एक दूसरे की बात मानेंगे, समझौता करेंगे, उसी समझौते को क्या कहा है हीगल ने, सिंथेसिस कहा है या सॉल्यूशन टू कन्फ्लिक्ट या एंटीथीसिस, ठीक है, ओके। सो यहाँ पे समझौता क्या हो रहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का क्या मतलब है कि ओके यू हैव फ्रीडम बट यू आर restricted to, okay, if you are enjoying your freedom and in that process of enjoying your freedom if you harm any other person while enjoying your freedom then you are liable to be punished, okay, and this is the restrictions। तो इसको हम क्या कहते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, कि आप फ्री तो हो सोसाइटी में, आपके पास लिबर्टी तो है बट आपके पास कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी है, ठीक है। कि अगर आप अपनी आज़ादी को, फ्रीडम, लिबर्टी को क्रॉस करते हो, जैसे किसी को मार देते हो, ठीक है, तो यू विल बी पनिश्ड ऑल्सो, ठीक है। तो आपकी जो फ्रीडम है ना
उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। इसे ही हमने क्या कहा है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, रीजनेबल मतलब लॉजिकल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, इंजॉय करो अपनी फ्रीडम बट यू विल बी लॉजिकली रिस्ट्रिक्टेड। ओके, रीजनेबली रिस्ट्रिक्टेड। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंथेसिस हो गया। इसने भी समझौता कर लिया, इसने भी समझौता कर लिया, तो एक नई सोच आती है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की। अब ना ही एब्सोल्यूट फ्रीडम होगा, ना ही एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शंस होगी, यहाँ पे क्या होगा, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, तो अब हीगल कहते हैं कि जैसे ही सिंथेसिस समझौता हो जाएगा, मतलब थीसिस प्लस एंटीथीसिस हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों ग्रुप जो है समझौता कर लेते हैं, तो एक न्यू थीसिस या एक न्यू आइडिया आ जाता है ना। पुराना आइडिया ख़त्म हो गया ना एब्सोल्यूट फ्रीडम और एब्सोल्यूट रेस्ट्रिक्शंस वाला, तो एक न्यू आइडिया आ जाता है। और यहाँ पे मैंने क्या एग्जाम्पल लिखा है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी। तो एक नई सोसाइटी आ जाएगी। ठीक है, कैसी होगी वो, डेमोक्रेटिक सोसाइटी, जो कहेगी कि तुम्हारे पास कुछ राइट्स हैं और तुम्हारे पास कुछ ड्यूटीज़ भी है एक दूसरे के लिए। सिटीजन्स के पास कुछ राइट्स भी हैं, सिटीजन्स के पास कुछ ड्यूटीज़ भी है एक दूसरे के लिए। ठीक है, तो समझ गए आप थीसिस, सिंथेसिस, एंटीथीसिस, सिंथेसिस एंड न्यू थीसिस। ठीक है, ओके, थीसिस क्या था, एक सोच जिसके ऊपर सोसाइटी बनी हुई है। ठीक है, जो डायलॉग से जनरेट हो रही है। एंटीथीसिस क्या था कि जैसे ही सोसाइटी प्रोग्रेस होती है तो एक न्यू ऑपोजिट आइडिया आ जाता है, जैसे यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस आ गया फ्रीडम के अगेंस्ट, और एक पॉइंट आता है जब कन्फ्लिक्ट हो जाता है। अब कन्फ्लिक्ट को सॉल्व करना है तो हम समझौता कर लेंगे, समझौता कर लिया, उसको क्या कहा, सिंथेसिस। मतलब यहाँ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आ गया कि तुम फ्री भी हो बट तुम्हारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। ठीक है, उसके बाद एक नई सोच आ जाती है डेमोक्रेटिक सोसाइटी की, और हीगल कहते हैं कि ये साइकिल जो है ये चलती रहती है। ठीक है, चलती रहेगी, हमेशा एक सोच होगी जिसको एक नई सोच चैलेंज करेगी, फिर इन दोनों सोच का सिंथेसिस हो जाएगा, समझौता होगा, फिर एक न्यू थीसिस, न्यू सोच आएगी, नया आइडिया आएगा जिसके ऊपर एक न्यू सोसाइटी बनी होगी, यहाँ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। फिर इस न्यू थीसिस के अगेंस्ट एक और ऑपोजिट आइडिया आ जाएगा जो एंटीथीसिस कहलाएगा। फिर यहाँ पे सिंथेसिस होगा, फिर सिंथेसिस से एक न्यू थीसिस आ जाएगा, और ये साइकिल चलता ही रहता है एज पर हीगल। क्लियर, लास्ट में ये मैंने सम अप कर दिया है कि डायलॉग की वजह से आइडिया आते हैं, आइडिया की वजह से एक नया आइडिया आएगा, विद टाइम कन्फ्लिक्ट हो जाएगा, कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन करेंगे, रेजोल्यूशन कर लिया, सिंथेसिस कर लिया, तो एक न्यू थीसिस, न्यू आइडिया आ जाएगा। यहाँ पे जैसे डेमोक्रेटिक सोसाइटी आ गई जो राइट्स और ड्यूटीज़ की बात करेगी, तो यही है सोशल चेंज, समाज में बदलाव आ रहा है ना। देखो, स्टेट ऑफ नेचर से सीधा आप कहाँ पहुँच गए, डेमोक्रेटिक सोसाइटी पे, है ना। तो समाज में चेंज आया ना, सोशल चेंजेस। ठीक है, क्लियर। अच्छा, मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताती हूँ। ये डायलेक्टिकल आइडियलिज़म जो टर्म है ना, देखो मेरी कोशिश ये है कि मैं आपको एक एक कीवर्ड से फेमिलियर कर दूँ। ठीक है, क्योंकि इतना ज़्यादा कंटेंट है ना, अगर फेमिलियर नहीं होगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। डायलेक्टिकल का क्या मतलब है, यहाँ पे डायलॉग। आइडियलिज़म का क्या मतलब है, आइडिया या थीसिस। तो जब आप डायलॉग कर रहे हो तभी तो आइडिया जनरेट हो रहा है ना, इसे ही क्या कहा है, डायलेक्टिकल आइडियलिज़म। आइडिया इज़ बीइंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डायलॉग। ठीक है, इसे ही क्या कहा गया है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ठीक है, आइडियलिज्म इज बीइंग जनरेटेड बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ डायलेक्टिक्स और डायलॉग अमंग द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। क्लियर, तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की थ्योरी हमारी कंप्लीट हुई। यूपीएससी ने इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ है और फिर से पूछ सकती है। तो फ्यूअरबैक ने कौन सा कॉन्सेप्ट दिया है, मेटेरियलिज्म का। ठीक है, फ्यूअरबैक ने जो मेटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट दिया है, किसको अपोज करते हुए दिया है, किसके अगेंस्ट दिया है, हीगल के अगेंस्ट दिया है। हीगल के डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की जो थ्योरी है ना, उसके अगेंस्ट फ्यूअरबैक ने अपने मेटेरियलिज्म की थ्योरी दी है। ठीक है, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म क्या कह रहा था कि आइडियाज़ की वजह से क्या होता है, सोशल चेंज होता है, समाज में बदलाव आता है। लेकिन फ्यूअरबैक कहेंगे कि नहीं, आइडियाज़ की वजह से सोशल चेंज नहीं होता।
किसकी वजह से सोशल चेंज होता है? क्योंकि आपके जो सरकमस्टांसेस हैं वो चेंज हो रहे होते हैं, या आपका जो मटेरियल वर्ल्ड है उसमें चेंज आ रहा है, आपके आसपास जो सराउंडिंग है उसमें चेंज आ रहा है, इसीलिए सोसाइटी में चेंज आ रहा है एज पर फ्यूअरबैक। ओके, सो फ्यूअरबैक क्या कहते हैं कि सोसाइटी के मटेरियल एस्पेक्ट में चेंज आ रहा है। जैसे मान लो टेक्नोलॉजिकल चेंज आ गया है ना, टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहा है कि पहले ह्यूमन जो है सिंपल टूल्स यूज़ करता था, लेकिन आज हैवी मशीन्स यूज़ हो रही है। तो ये क्या है? मटेरियल चेंज का ही तो एग्जाम्पल है ना कि आइडिया का। तो जब हैवी मशीन्स आएंगी तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा ना, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा तो कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ जाएगी, है ना, प्रॉफिट मेकिंग सोसाइटी आ जाएगी। तो यहाँ पे हीगल ने फ्यूअरबैक ने क्या बोला कि मटेरियल चेंजेस के आने की वजह से समाज में चेंजेस आते हैं, ना कि आइडियाज़ के चेंज होने की वजह से समाज में चेंजेस आते हैं। क्लियर? सो सेम थिंग अगेन, सोशल चेंज कैन बी एक्सप्लेन्ड इन टर्म्स ऑफ मटेरियल डेवलपमेंट, कि जैसे ही टूल्स से हैवी मशीन्स आएंगी, ठीक है, ये तो मैं एक ही एग्जांपल दे रही हूँ, आप बहुत सारा खुद भी सोच सकते हो। जैसे टूल्स से हैवी मशीन्स आएंगी, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होगा, तो कैपिटलिज्म जो है वो ग्रोथ करेगा, कैपिटलिस्ट सोसाइटी आएगी, तो सोशल चेंज आएगा। ठीक है, तो सोशल चेंज जो है आइडिया की वजह से नहीं आ रहा, बल्कि मटेरियल डेवलपमेंट या मटेरियल चेंजेस की वजह से आ रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? फ्यूअरबैक कह रहे हैं कि मटेरियलिज्म जो है, मटेरियल चेंजेस जो है वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि एज पर फ्यूअरबैक ह्यूमंस आर फंडामेंटली मटेरियल बींग्स। फ्यूअरबैक कहते हैं कि ह्यूमंस जो है फंडामेंटली जन्म से ही वो मटेरियल बींग्स हैं। मटेरियल बींग्स, उनको जीने के लिए कुछ मटेरियल चाहिए। ठीक है, जैसे कि फूड, शेल्टर या ग्रुप, है ना, सोसाइटी चाहिए साथ में रहने के लिए। ठीक है, तो आप फंडामेंटली नेचर या मटेरियल पे डिपेंडेंट हो, यू आर अ मटेरियल बिंग। ठीक है, आपके पास सिर्फ आइडिया हो, आप एक सोच के ऊपर सोसाइटी कैसे बना सकते हो? फ्यूअरबैक कह रहे हैं आपको मटेरियल, क्योंकि आप खुद एक मटेरियल बीइंग हो, आपको सरवाइव करने के लिए खाना, शेल्टर और ग्रुप, एक सोसाइटी तो चाहिए ही ना सरवाइव करने के लिए। अकेले तो आप सरवाइव नहीं कर पाओगे। सो व्हेन यू आर अ फंडामेंटली मटेरियल बीइंग, सो हाउ कैन यू मेक अ सोसाइटी ओनली ऑन द बेसिस of idea, as the Hegel said in his theory of dialectical idealism. So your circumstances or your development in material world leads to social change, not only the ideas. इसका मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जो फ्यूअरबैक ने यूज़ किया है। वो कहते हैं कि रिलीजियस आइडिया जो है, रिलीजन जो है, उसका आइडिया जो है वो कैसे आ रहा है। वो कहते हैं कि रिलीजियस आइडिया जो है वो लोगों के एस्पिरेशंस, नीड्स और फियर्स की वजह से आ रहा है। लोगों को कुछ उम्मीदें हैं, लोगों की कुछ ज़रूरत है और लोगों का कुछ डर है। ठीक है, तो वो किस वजह से है? ये एस्पिरेशन, नीड्स और फियर्स उनके सरकमस्टांसेस की वजह से है, उनके आसपास जो मटेरियल वर्ल्ड है। जैसे मान लो कि कोई भूखा है, उसको खाना चाहिए, उसको शेल्टर चाहिए, है ना, खाना चाहिए, शेल्टर चाहिए, तो वो भगवान को ही तो प्रे करेगा ना, भगवान को ही आप याद करते हो ना अपनी ज़रूरत में। तो ये क्या है? रिलीजियस आइडिया जो है वो आपके एस्पिरेशन, नीड्स और फियर, डर की वजह से क्रिएट हो रहा है। ठीक है, सो ही सेड, फ्यूअरबैक सेड, गॉड इज़ अ ह्यूमन इन्वेंशन। भगवान जो है वो इंसान द्वारा बनाई गई एक आइडिया है। ठीक है, यही क्या है? आपका रिलीजियस आइडिया है। ओके, तो आपके जो मटेरियल वर्ल्ड है, आपके जो सराउंडिंग्स हैं, वो आपकी सोच को बनाते हैं, ना कि कोई सोच या आइडिया सोसाइटी को बनाती है। समझो, आपके साथ, आपके आसपास जो आपके मटेरियल वर्ल्ड है, सरकमस्टांसेस है, सराउंडिंग है, वो आपकी सोच को बनाते हैं, ना कि सोच समाज को बनाती है, जैसा कि हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में कहा था। सो आई होप दीज टू कॉन्सेप्ट्स आर वेरी वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, ये समझ गए तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म समझ जाओगे। ओके।
सो लेट्स स्टार्ट हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। तो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म भी बोलते हैं, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स होते हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म पढ़ने के बाद बोलते हैं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म क्या होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ नहीं, एक ही चीज़ है। ओके, ठीक है। तो मार्क्स ने क्या किया, मार्क्स ने बोरो किया डायलेक्टिक्स को हीगल से और उसके आइडियलिज्म को रिजेक्ट किया, और साथ ही साथ उसने फ्यूअरबैक के मेटेरियलिज्म को तो बोरो कर लिया अपने हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट में, मगर उन्होंने क्या किया, मेटेरियलिज्म को रीडिफाइन किया, री इंटरप्रेट किया। फ्यूअरबैक ने जो मेटेरियलिज्म की डेफिनेशन दी थी, क्या डेफिनेशन दी थी, कि आपके जो सराउंडिंग्स होते हैं या आपका जो मटेरियल डेवलपमेंट है, आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं, वही जो है सोसाइटी को चेंज करते हैं। लेकिन मार्क्स ने यहाँ पे मटेरियलिज्म को सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में डिफ़ाइन किया है। मार्क्स और इकोनॉमिक टर्म्स एकदम याद रखना है। मार्क्स कहीं भी पढ़ लो, मार्क्सिज्म को कहीं भी पढ़ लो, एक ही नज़रिया याद रखना है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। वो हर चीज़ को ना आर्थिक या इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव और ऑन द बेसिस ऑफ रिसोर्सेस ही देखते हैं। ठीक है, तो मार्क्स ने क्या किया, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट लिखा। एज आई टोल्ड यू कि इन्होंने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म की थ्योरी और मटेरियलिज्म की थ्योरी से इंस्पायर होके लिखी है हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। आप रिकॉल करो उस बुक का नाम जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, जिसमें उन्होंने हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म को लिखा है। ठीक है, तो समझते हैं मार्क्स ने क्या किया, हीगल के डायलेक्टिक्स को तो बोरो कर लिया, ठीक है, पर उसके आइडियलिज्म को रिजेक्ट कर दिया, उसके आइडियलिज्म को रिजेक्ट कर दिया। तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में से मार्क्स ने सिर्फ डायलेक्टिक्स को बोरो किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डायलेक्टिकल। और उसने फ्यूअरबैक के मटेरियलिज्म को अडॉप्ट किया है, इसीलिए इसको थ्योरी को क्या कहते हैं, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। हीगल का डायलेक्टिक्स और फ्यूअरबैक का मटेरियलिज्म, ठीक है, मिलके क्या बना, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म या फिर हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। इतना क्लियर है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि मार्क्स ने मटेरियलिज्म तो अडॉप्ट कर लिया फ्यूअरबैक का, लेकिन उस मटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट को उसने रीडिफाइन किया। ठीक है, रीडिफाइन किया इन इकोनॉमिक टर्म्स, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से डिफाइन किया। ठीक है, इसीलिए कार्ल मार्क्स को हम क्या कहते हैं, ही इज़ एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट बार बार रिफ्लेक्ट होता है आपकी नोट्स में, बुक में। इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट का मतलब होता है वो इंसान जो हर चीज़ को सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखता हो, ठीक है, आर्थिक या रिसोर्सेज के नज़रिए से देखता हो, उसे ही क्या कहते हैं, इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट। तो हमेशा याद रखना, जब भी मार्क्स को पढ़ो, कुछ भी थ्योरी पढ़ लो उनकी, वो हमेशा एक ही पर्सपेक्टिव देते हैं, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव। इसीलिए भी उन्हें क्या बोला गया है, ही इज़ एन इकोनॉमिक डिटर्मिनिस्ट, कि एवरीथिंग इज़ डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमी, ओके, और इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, क्लियर। नाउ thus he proposed the theory of dialectical materialism replacing idealism with materialism. clear, ठीक है। तो अब देखो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की डेफिनेशन को समझते हैं। ओके, समझ गए थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म कैसे फॉर्म हुई। डायलेक्टिकल लिया हीगल से, मटेरियलिज्म लिया फ्यूअरबैक से, लेकिन मटेरियलिज्म को अपनी भाषा में डिफाइन किया ओनली ऑन द इकोनॉमिक टर्म्स, ओनली ऑन द इकोनॉमिक टर्म्स। ठीक है, लेकिन फ्यूअरबैक ने तो इसमें इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सारे सराउंडिंग को इंक्लूड कर दिया था, लेकिन मार्क्स ने सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे एक्सप्लेन किया है। ठीक है, ओके। तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म की डेफिनेशन क्या है, डायलॉग और इंटरेक्शन अमंग मेंबर्स इन फॉर्म ऑफ मैटर नॉट आइडियाज़। सेम रहेगा कि लोग जो डायलॉग कर रहे हैं, इंटरैक्ट कर रहे हैं, यही कहा था हीगल ने, तो यही चीज़ मार्क्स भी कह रहे कि हाँ, लोग डायलॉग तो कर रहे हैं, इंटरैक्ट तो कर रहे हैं, ठीक है,
बट आइडिया के बेसिस पे नहीं, आइडियलिज्म को रिजेक्ट कर दिया ना, आइडिया के बेसिस पे नहीं बट ऑन द बेसिस ऑफ मैटर या फिर मेटेरियलिज्म। ठीक है, मैटर के बेसिस पे या मेटेरियलिज्म के बेसिस पे लोग इंटरैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे से, ना कि आइडिया के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे डायलॉग का एग्जैक्ट मतलब ये नहीं है कि वो आपस में बात कर रहे हैं। मार्क्स कहते हैं कि वो जो रिलेशन शेयर कर रहे हैं लोग सोसाइटी में, ठीक है, जो कनेक्शन शेयर कर रहे हैं आपस में, बॉन्ड शेयर कर रहे हैं, वो क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ मैटर नॉट आइडियाज़। और यहाँ पे मैटर का क्या मतलब है, इकोनॉमिक फोर्सेस, सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखना है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में एक बात बताई थी कि मार्क्स की सोसाइटी में एक होते हैं हैव, एक होता है हैव नॉट। तो मार्क्स कहते हैं कि इनके बीच में जो डायलॉग चल रहा है या इंटरेक्शन चल रहा है इन दोनों ग्रुप के बीच में, या इनके जो रिलेशंस हैं, दिस रिलेशन इज़ फॉर्म्ड on the basis of matter. Here matter is economic forces, economic relation, not here the not ideas। ठीक है, यहाँ पे आइडियाज़ के बेसिस पे इनका रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन मैटर के बेसिस पे है। मैटर यहाँ पे इकोनॉमिक फोर्सेस है। ठीक है, कैसे, हैव ने सारे रिसोर्सेस ऑक्यूपाई कर लिए, ओके, और हैव नॉट जो है उसके पास कुछ भी रिसोर्स नहीं है ना, तो इसीलिए इसके साथ इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन है हैव नॉट के साथ, है ना। तो आप पहले वाले लेक्चर को देखना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में बताई ये चीज़ें, ओके। तो इस चीज़ को समझते हैं एक बार अगेन। ठीक है, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म क्या हो गया, लोगों के बीच में जो डायलॉग चल रहा है, इंटरेक्शन, रिलेशन बन रहा है, वो मैटर के फॉर्म पे, मैटर के बेसिस पे बन रहा है। मैटर क्या है यहाँ पे, ओनली इकोनॉमिक फोर्सेस। मार्क्स को कभी भी पढ़ लो, सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से याद रखना है। ठीक है, मार्क्स कहते हैं कि डायलॉग के बेसिस पे सोशल इंटरेक्शन हो रहा है। बता दिया मैंने आपको, हैव और हैव नॉट के बीच में जो डायलॉग चल रहा है या जो इनके रिलेशंस बन रहे हैं, ठीक है, वो किस वजह से बन रहे हैं, मटेरियल या इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से बन रहे हैं। ठीक है, कि हैव के पास सारे के सारे रिसोर्सेस हैं और ये जो हैव नॉट है इसके पास कोई रिसोर्स नहीं है, तो इनका जो सोशल रिलेशन है वो मटेरियल या इकोनॉमिक कंडीशन से डिफ़ाइन हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि हैव और हैव नॉट के बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है, क्योंकि मटेरियल कंडीशंस जो है हैव्स की अलग है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेस हैं, इसके पास रिसोर्सेस नहीं है। अब इसके पास रिसोर्सेस ना होने की वजह से इस ग्रुप और इस ग्रुप के बीच में टेंशन क्रिएट होता है, टेंशन क्रिएट होता है, कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। और यही कन्फ्लिक्ट की वजह से हैव नॉट्स जो है हैव के खिलाफ क्या करते हैं, रेवोल्यूशन करते हैं। जैसे आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन की वीडियो देखी होगी जो मैंने बनाई है, तो हैव नॉट क्या करेगा, एक रेवोल्यूशन करेगा, जैसे कि फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था, और सोशल चेंजेस होगा, समाज में बदलाव होगा। तो रेवोल्यूशन एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, तो रेवोल्यूशन सारी चीज़ों को रिफॉर्म कर देती है, तो एक नई सोसाइटी आ जाती है। इतना क्लियर, सोशल चेंज हो गया। ठीक है, तो डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को समझने के लिए ये याद रखना है। ठीक है, तो समझते हैं कि मार्क्स ने डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म की थ्योरी को हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्यों कहा है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि उन्होंने डायलेक्टिकल जो है वो कहाँ से लिया, हीगल से। मेटेरियलिज्म की जो थ्योरी है वो उन्होंने कहाँ से ली, फ्यूअरबैक से, और अपनी थ्योरी का क्या नाम रखा, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। ठीक है, लेकिन अब हम समझेंगे कि उन्होंने डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्यों कहा है। ठीक है, अच्छा, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म का क्या मतलब मैंने बताया कि डायलॉग, इंटरेक्शन चल रहा है लोगों के बीच में, या जो सोशल रिलेशंस बन रहे हैं वो इट इज़ फॉर्मिंग ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक फोर्सेस। ठीक है, एज पर कार्ल मार्क्स। सो दिस इज कॉल्ड डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म। क्लियर। अब पढ़ेंगे कि इन्होंने इसको हिस्टोरिकल क्यों कहा है। मार्क्स ने जो हिस्ट्री को ट्रेस की है ना, हिस्ट्री को जो पढ़ा है, हिस्ट्री को जो लेके एनालिसिस दिया है ना उन्होंने सबसे पहली जो सोसाइटी की बात की है कि जब हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी,
ठीक है। तो सबसे पहली जो सोसाइटी आई थी वो आई थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, ठीक है। उसके बाद मार्क्स कहते हैं कि जब न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शन आते हैं, न्यू मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आता है, तो फिर स्लेव सोसाइटी आती है। फिर स्लेव सोसाइटी में न्यू फोर्सेस ऑफ प्रोडक्शंस आते हैं तो फ्यूडल सोसाइटी आ जाती है। इसी तरीके से जब फ्यूडल सोसाइटी ख़त्म होती है तो आज की जो हमारी कैपिटलिस्ट सोसाइटी है वो आ जाती है, ठीक है। अभी इन सबको, इन चारों सोसाइटी को मैंने प्रीवियस लेक्चर में कार्ल मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन में पढ़ाया है, तो मैं यहाँ पे इसको फिर उतनी ही डीपली रिपीट नहीं करूँगी। तो आप रिकॉल करो 4+2 फॉर्मूला जो मैंने पढ़ाया है आपको पिछले वाले लेक्चर्स में, या 6 स्टेजेस ऑफ सोसाइटी या मोड ऑफ प्रोडक्शन पढ़ाया है, उसको रिकॉल करो। 4 स्टेजेस तो ये हो गए, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी एंड कैपिटलिस्ट सोसाइटी। और 2 जो है वो फ्यूचर सोसाइटी होगी, जो एक सोशलिस्ट सोसाइटी होगी और एक कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी होगी। क्लियर? तो हमें इतना ही समझना है कि डायलेक्टिकल मेटेरियलिज्म को हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म क्यों कहा गया है, क्योंकि मार्क्स ने हिस्ट्री को कहाँ से स्टार्ट किया है, प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी से स्टार्ट किया है, ठीक है। कि उनका कहना है कि जो ये डायलॉग चल रहा है ना, जो ये डायलॉग चल रहा है या जो इंटरेक्शन हो रहा है लोगों में, या जो ये सोशल रिलेशन बन रहे हैं ना, वो प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी से बन रहे हैं। फिर वो रिलेशन स्लेव सोसाइटी में जाता है, फिर आगे और क्या होता है, फ्यूडल सोसाइटी में रिलेशंस बनते हैं, और फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो है ये रिलेशन कंटिन्यू रहता है ऑन द बेसिस ऑफ मेटेरियलिज्म और इकोनॉमिक फोर्सेस। ये जितने भी रिलेशंस हैं इन सारी सोसाइटी में, ये रिलेशन इकोनॉमिक या मटेरियल फोर्सेस पे बने हुए हैं, और ये रिलेशन प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी या हिस्टोरिकल है ये सारे रिलेशंस, इसीलिए इसे बोला गया है हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, ठीक है। ओके, तो मार्क्स जो है अपनी हिस्ट्री को प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी से स्टार्ट करते हैं। अब उन्होंने इसे मेटेरियलिज्म क्यों कहा है, फिर से वही बात कि हिस्टोरिकल चेंजेस जो आ रहे हैं, ठीक है, हिस्ट्री में जो चेंजेस आ रहे हैं, चाहे प्रिमिटिव कम्युनिस्ट से चलो, फिर आपकी स्लेव सोसाइटी आ रही है, फिर फ्यूडल सोसाइटी आ रही है, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी आ रही है, तो ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं ये किस वजह से है, इकोनॉमिक या मटेरियल फैक्टर्स की वजह से आ रहे हैं। इसीलिए उनका कहना है, इस थ्योरी का क्या नाम दिया है, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म से जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी आज की आई है, ये जो सोसाइटी आई है, इट इज़ बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक और मटेरियल चेंजेस, ठीक है। समाज को वो सिर्फ इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे, ठीक है। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इस चीज़ को समझने के लिए। देखो, पहली जो सोसाइटी थी ना प्रिमिटिव कम्युनिज्म, सिर्फ आपको इकोनॉमिक टर्म्स में समझना है, ठीक है, इकोनॉमिक टर्म्स में समझना है। पहले जो सोसाइटी थी प्रिमिटिव कम्युनिज्म, वहाँ पे जो टूल्स थे, ठीक है, टूल्स जो थे जैसे कि छोटे मोटे टूल्स थे जिससे वो सिर्फ सस्टेन करने के लिए, अपना जो है जीवन यापन करने के लिए, गुजारा करने के लिए ही थोड़ा बहुत काम करते थे, ठीक है। तो ये कम्युनल थे, ठीक है, कम्युनल मतलब ये सबके थे, ठीक है ना। तो इस सोसाइटी में जो आपका इकोनॉमिक रिसोर्स था वो सबका था, ठीक है, इट वाज कम्युनल, कम्युनल मतलब कॉमन, ठीक है, प्रिमिटिव कम्युनिज्म में, ठीक है। उसके बाद सोसाइटी में जैसे ही इनोवेशंस आते हैं, थोड़ी सी सोसाइटी प्रोग्रेस करती है, तो एक नई सोसाइटी आ जाती है जहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, स्लेव ट्रेड। ये सोसाइटी कौन सी है, स्लेव सोसाइटी। कि स्लेव सोसाइटी की जो इकोनॉमिक सिस्टम है वहाँ पे क्या हो रहा है, स्लेव ट्रेड हो रहा है, ठीक है, स्लेव ट्रेड हो रहा है। यही स्लेव ट्रेड जो है इकोनॉमी को सस्टेन कर रहा है, ठीक है, क्योंकि स्लेव जो है वो रिसोर्स या प्रॉपर्टी की तरह माने जाते थे मास्टर्स के द्वारा, इसीलिए स्लेव्स को बेचा जाता था, खरीदा जाता था। तो स्लेव ट्रेड वाज द इकोनॉमिक फैक्टर हेयर इन स्लेव सोसाइटी। नेक्स्ट इज
फ्यूडल सोसाइटी, तो मैंने आपको बताया था फ्यूडल सोसाइटी कौन सी होती है, जहाँ पे लैंड जो होता है वो सेंट्रल होता है किसी भी इकोनॉमिक फैक्टर के, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एग्रीकल्चर होगा फ्यूडल सोसाइटी में, क्योंकि यहाँ पे ज़मीन का ज़्यादा महत्व है, ठीक है। तो यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर क्या हो गया, लैंड, है ना। लैंड की वजह से खेती हो रही है, तो वो जो ज़मीन है वो रेवेन्यू जनरेट कर रही है। क्रॉप्स आप मार्केट में बेच रहे हो तो वहाँ से पैसा आ रहा है। तो यहाँ पे लैंड या एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट मटेरियल या इकोनॉमिक फैक्टर था। फिर इसी तरीके से आप नेक्स्ट सोसाइटी में चले जाओ, जो आज की सोसाइटी है इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट सोसाइटी। यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ और मनी का महत्व है ना, प्रॉफिट मेकिंग का महत्व है, इम्पॉर्टेंस है। तो आपने क्या देखा कि ये जो हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेके स्लेव सोसाइटी, फिर फ्यूडल सोसाइटी, फिर कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये किस वजह से आ रहा है। दिस इज़ ऑल बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। जैसे जैसे इकोनॉमिक रिसोर्स में चेंजेस आ रहे हैं, सोसाइटी भी चेंज होती जा रही है। तो मतलब समझो इन दोनों वर्ड का, जैसे जैसे इकोनॉमिक फोर्सेस में या इस मटेरियल फोर्सेस में चेंजेस आते जा रहे हैं, हिस्ट्री भी चेंज होती जा रही है। इसीलिए हम क्या कहेंगे इसको, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म। तो यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, ठीक है, इसको समझते हैं। ये फीचर्स किसके हैं, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के, ओके। पिछले वाले स्लाइड में मैंने अभी आपको सिर्फ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का मतलब बताया है कि जो हिस्टोरिकल चेंजेस आ रहे हैं इट इज़ बेस्ड ऑन इकोनॉमिक फैक्टर्स, इतना ही है, ठीक है, ओके। तो की पॉइंट्स क्या है, अच्छा यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं ना, कीवर्ड्स हैं, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, हैव एंड हैव नॉट्स, आपका सोशल सुपर स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब का मतलब मैंने कार्ल मार्क्स एंड इंट्रोडक्शन में बहुत ही डिटेल में बताया है, उसको प्लीज़ देख लेना, क्योंकि सेम चीज़ मैं यहाँ पे उतना रिपीट नहीं करूँगी, है ना। तो आप उसको जाके एक बार प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को शेप करता है, ठीक है, ओके। रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शंस का क्या मतलब होता है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब होता है कि जब आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हो, ठीक है, ठीक है, जब आप एक प्रोडक्शन प्रोसेस में होते हो उस समय जो रिलेशन प्रोड्यूस होते हैं समाज में ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन, ठीक है, उसे ही हम क्या कहते हैं, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। एग्जाम्पल से मैं आपको बताती हूँ। तो कार्ल मार्क्स की सोसाइटी में दो ही मैंने बताया था क्लास होते हैं, एक होता है हैव और एक होता है हैव नॉट, ठीक है। ये जो हैव है इसकी इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है कि इसने सारा का सारा जो रिसोर्स है उसका कंट्रोल कर रखा है। जैसे कि आज के टाइम की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, दे हैव ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन और द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन, ओके। फिर एक ग्रुप आ जाता है हैव नॉट, जो आज की कैपिटलिस्ट सोसाइटी में जो वर्किंग क्लास है, लेबर क्लास है, ठीक है। तो इसके पास क्योंकि किसी भी तरीके का इकोनॉमिक रिसोर्स नहीं है, कंट्रोल नहीं है इसके पास किसी भी इकोनॉमिक रिसोर्स का, ठीक है। तो ये क्या है, रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन बेस्ड ऑन इकोनॉमिक कंडीशन। इसके पास सारे रिसोर्सेज का कंट्रोल है और इस हैव नॉट के पास रिसोर्सेज का कंट्रोल नहीं है। तो रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन क्या हुए यहाँ पे, अनइक्वल, है ना, अनइक्वल हुआ ना। इसके पास सारी चीज़ें हैं, इसके पास नहीं है, तो अनइक्वल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन हो गया, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन। मैंने आपको बता दिया कैसे, इस ग्रुप के पास सारे रिसोर्सेज हैं, इस ग्रुप के पास रिसोर्सेज नहीं हैं, ओके, ठीक है। तो मैंने आपको ये एग्जाम्पल समझा दिया। अब कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म को छोड़ के जितने भी मोड ऑफ प्रोडक्शन आए हैं सोसाइटी में या स्टेजेस जो आए हैं उसमें दो ही क्लास होते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि प्रिमिटिव कम्युनिज्म कैसी सोसाइटी है जहाँ पे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो क्या है, कॉम्युनल है। कॉम्युनल का मतलब सबके लिए है, कॉमन ओनरशिप है।
तो मार्क्स कहते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी को छोड़ के बाकी जो सोसाइटी आ रही है, ठीक है, जिसको उन्होंने अपने वर्ड में क्या कहा है, मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, तो बाकी जो सोसाइटी आ रही है, चाहे स्लेव सोसाइटी हो, फ्यूडल सोसाइटी हो, कैपिटलिस्ट सोसाइटी हो, इन सब में दो क्लासेस होंगी, ठीक है। बार बार मैं इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि मार्क्स की सोसाइटी में दो क्लासेस होंगी, ठीक है। एक होगा हैव, एक होगा हैव नॉट। तो कार्ल मार्क्स कहते हैं कि प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी को छोड़ के बाकी की जो सोसाइटी है आपकी, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पे दो टाइप की क्लासेस होंगी, एक होगा हैव, एक होगा हैव नॉट। हैव नॉट मैंने बता दिया, जिनके जो रिलेशंस हैं वो इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से क्रिएट हो रहे हैं, क्योंकि ये जो हैव है इसने सारे रिसोर्सेज एक्वायर कर लिए हैं, हैव नॉट जो है इसके पास किसी भी तरीके के रिसोर्सेज नहीं हैं। अगर मैं इस चीज़ को रिकॉल करवाऊँ, जैसे कि अगर आपने स्लेव सोसाइटी को देखा होगा, स्लेव सोसाइटी में हैव्स कौन होते हैं, मास्टर्स, और हैव नॉट कौन होते हैं, स्लेव्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हैव है, ये है हैव नॉट। इसी तरीके से फ्यूडल सोसाइटी में जो फ्यूडल लॉर्ड होता है और जो सर्फ होता है वो होते हैं हैव और होता है हैव नॉट, क्योंकि इस लॉर्ड के पास सारे लैंड का कंट्रोल है और सर्फ जो है वो उसके ज़मीन पे सिर्फ काम करता है एक पीजेंट की तरह, इसके पास किसी भी तरीके का कंट्रोल नहीं है, ठीक है। इस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मैंने बता दिया कि एक होता है बूर्जुआ क्लास, जिसको इन्होंने क्या बोला है, बिजनेस क्लास, और एक होता है प्रोलिटेरिएट क्लास, जिसको इन्होंने क्या कहा है, वर्किंग क्लास। इस प्रोलिटेरिएट क्लास के पास किसी भी रिसोर्स का कंट्रोल नहीं है, सो दिस इज़ हैव नॉट। और ये जो बूर्जुआ क्लास है, ठीक है, जो आज के बड़े बिजनेसमैन हैं, इनके पास जो है रिसोर्सेज का कंट्रोल है, सो दे आर कॉल्ड हैव क्लास। क्लियर। लेकिन प्रिमिटिव कम्युनिज्म में ऐसा कुछ नहीं था, जितने भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन या रिसोर्सेस हैं दे वर द कम्युनल ओनरशिप ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। क्लियर। वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन, ठीक है। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप सोसाइटी के किसी भी स्टेज पे चले जाओ, चाहे स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी या कैपिटलिस्ट सोसाइटी, यहाँ पे जो हैव और हैव नॉट है ना, इनके बीच में क्या है, कॉपरेशन तो है, ठीक है, कि वो एक दूसरे को कॉपरेट तो कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, कॉपरेट तो कर रहे हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में, लेकिन ये कॉपरेशन कैसा है, एंटागोनिस्टिक, ठीक है। एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन का क्या मतलब होता है कि ये जो दोनों ग्रुप हैं, इन दोनों के डिफरेंट इंटरेस्ट हैं। इस ग्रुप का क्या इंटरेस्ट है, प्रॉफिट मेकिंग, और इस ग्रुप का क्या इंटरेस्ट है कि कुछ हमारा भी भला हो जाए, ठीक है, हमारे पास भी कुछ रिसोर्सेस आ जाए, हमारी जो इनइक्वालिटी एक्सप्लॉयटेशन है वो ख़त्म हो जाए। तो ये डिफरेंट इंटरेस्ट होने के बाद भी, ठीक है, डिफरेंट एम होने के बाद भी ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के साथ प्रोडक्शन प्रोसेस में काम कर रहे हैं, फैक्ट्री में एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। ये हैव नॉट जो है इसकी सारी बातें मान रहा है कि ये काम ऐसे करना है, वो प्रोडक्शन ऐसे करना है, ठीक है, और अल्टीमेटली ये जो हैव है इस हैव नॉट को कुछ पेमेंट भी कर रहा है। तो इन सबको पता है कि इनके जो गोल्स हैं वो बहुत डिफरेंट है। हैव का गोल है प्रॉफिट मेकिंग, हैव नॉट का गोल है इट्स वेलफेयर, ठीक है, वो अपना वेलफेयर करना चाहता है। डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट दे आर कोऑपरेटिंग इन द प्रोडक्शन प्रोसेस एंड दिस इज कॉल्ड एंटागोनिस्टिक कोऑपरेशन, ठीक है। एंटागोनिस्टिक मतलब डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट एम्स दे आर हेल्पिंग ईच अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, ओके, एट द ईच स्टेज ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। तो आपने अगर स्लेव सोसाइटी में देखा होगा, अगर मास्टर स्लेव को बेच रहा है, ठीक है, स्लेव ट्रेड कर रहा है, तो ये स्लेव चाहे भी तो उसको एक तरीके से रिफ्यूज़ नहीं कर पा रहा है, कॉपरेट कर रहा है, गुलाम बन के रह रहा है ना। तो क्या है, इसका इंटरेस्ट गुलाम बनने में नहीं है, ठीक है, लेकिन एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन है, डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट दे आर हेल्पिंग ईच अदर, ओके, यही क्या होता है एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन, ठीक है।
तो मार्क्स कहते हैं कि किसी भी तरीके का जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है, ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स, ठीक है। ओके, तो मोड ऑफ प्रोडक्शन क्या था? स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, प्रिमिटिव कम्युनिज्म, स्लेव सोसाइटी, फ्यूडल सोसाइटी, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, ये सारे क्या है? मोड ऑफ प्रोडक्शन है मार्क्स के टर्म्स में, या फिर स्टेजेस ऑफ सोसाइटी है। एज पर मार्क्स ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। हर मोड ऑफ प्रोडक्शन, हर स्टेज ऑफ सोसाइटी के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। स्टेज ऑफ सोसाइटी के दो पार्ट्स हैं, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है सोशल सुपरस्ट्रक्चर, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं? सिस्टमैटिक व्यू ऑफ मार्क्स। मार्क्स का कहना है कि सोसाइटी एक सिस्टमैटिक तरीके से बनी हुई है, ये आपका एक बेस है, ठीक है। वो क्या है? इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बेस जो है सोसाइटी के अदर स्ट्रक्चर्स को सपोर्ट करता है, उन्हें क्या कहते हैं? सोशल सुपरस्ट्रक्चर। ये मार्क्स का कहना है। सोशल सुपरस्ट्रक्चर क्या होता है? एनीथिंग एक्सेप्ट इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? सोसाइटी के जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज होते हैं। और सोशल सुपरस्ट्रक्चर का क्या मतलब होता है? कि हर वो चीज़ जो इकोनॉमिक नहीं है, जैसे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, जिस तरीके से ये क्या है? आपका इकोनॉमिक बेस है, ठीक है। इकोनॉमिक बेस है कि सोसाइटी की जो नींव है, सोसाइटी जो बनी हुई है, वो इकोनॉमिक बेस पे बनी हुई है, ठीक है। और यही इकोनॉमिक बेस समाज के बाकी जो सोशल सुपर स्ट्रक्चर है उसको सपोर्ट कर रही है, चाहे गवर्नमेंट को है, फैमिली है, रिलीजन है, एजुकेशन है, ठीक है। तो आपका जो इकोनॉमिक बेस है सोसाइटी का, वो सोसाइटी के जो दूसरे सुपर स्ट्रक्चर्स हैं उसको कंट्रोल करती है या उसको सपोर्ट करती है, ठीक है। और यही सोशल सुपर स्ट्रक्चर फिर इस इकोनॉमिक बेस को भी फंक्शन करने में हेल्प करते हैं ना। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन है जिसका इकोनॉमिक कंट्रोल है सोसाइटी का, तो क्या उसका गवर्नमेंट पे इन्फ्लुएंस नहीं होता क्या? वो दिखता नहीं है पर वो होता है, ठीक है। गवर्नमेंट की जो डिसीजन मेकिंग होती है कभी कभी रिगार्डिंग कॉरपोरेट टैक्सेस एंड ऑल, वहाँ पे इसका ज़रूर इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। सो इकोनॉमिक बेस कंट्रोल social superstructure, and social superstructure in turn helps in the functioning of economic infrastructure, ठीक है। तो यही क्या है? सिस्टमैटिक व्यू ऑफ सोसाइटी। इसको मैंने और अच्छे से उसमें बताया है कार्ल मार्क्स इन इंट्रोडक्शन के लेक्चर में। अब मार्क्स कहते हैं कि टू टाइप्स ऑफ सोशल रिलेशन भी होंगे, ठीक है। एक रिलेशन होगा मैन और मैन के बीच में, जो मैंने आपको बता दिया। मैन और मैन के बीच में मतलब एक हैव का ग्रुप है, एक हैव नॉट का ग्रुप है। हैव कौन हो गए? जिसके पास सारे रिसोर्सेज है। हैव नॉट कौन हो गए? जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इनके बीच में कैसा कॉपरेशन है? एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन। सो डिस्पाइट हैविंग डिफरेंट इंटरेस्ट दे आर स्टिल कोऑपरेटिंग विथ ईच अदर इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे कि स्लेव्स जो है दे वर कोऑपरेटिंग इन द स्लेव ट्रेड, ओके। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है? रिलेशन बिटवीन मैन एंड थिंग्स। इंसान और चीज़ों के बीच में भी रिलेशन है, पोजेशन एंड नॉन पोजेशन का, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें क्या हैं? थिंग्स क्या हैं? इकोनॉमिक थिंग्स। मैं आपको बार बार बता चुकी हूँ कि मार्क्स की पर्सपेक्टिव को सिर्फ इकोनॉमिकली समझना है, ठीक है। तो मार्क्स कहते हैं कि मैन और मैन के बीच में रिलेशन कैसा है? एंटागोनिस्टिक। लेकिन मैन और थिंग्स के बीच में रिलेशन कैसा है? थिंग्स क्या है यहाँ पे? इकोनॉमिक थिंग्स। तो मार्क्स कहेंगे कि जो लोग उस इकोनॉमिक थिंग को पोजेस कर लेंगे, उसकी ओनरशिप ले लेंगे, उसको कंट्रोल कर लेंगे, वो कहलाएंगे हैव्स। और वो इंसान जो थिंग को या इकोनॉमिक थिंग को, इकोनॉमिक रिसोर्स को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, नॉन पोजेस करेगा, वो क्या कहलाएगा? हैव नॉट। वो क्या कहलाएगा? हैव नॉट। क्लियर? तो यही आपके की फीचर्स हैं
हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के एक क्या कि इकोनॉमिक कंडीशन डिफाइन करता है रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन को, हैव और हैव नॉट, ठीक है। उसके बाद प्रिमिटिव कम्युनिज्म को छोड़ के सारे जो मोड ऑफ प्रोडक्शन है उसमें 2 क्लासेस है, हैव एंड हैव नॉट्स। फिर इन दोनों क्लासेस के बीच में एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन है। फिर किसी भी सोसाइटी के 2 पार्ट्स होते हैं या किसी भी मोड ऑफ प्रोडक्शन के 2 पार्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, जैसे कि इकोनॉमिक रिसोर्सेज हो गए आपके, ठीक है, मनी, लैंड, कैपिटल, ये सब क्या है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एग्जाम्पल। वो जो है सोशल सुपरस्ट्रक्चर को हेल्प करता है उन फंक्शन करने में, ठीक है। सोशल सुपरस्ट्रक्चर क्या होती है, हर वो चीज़ जो इकोनॉमिक नहीं है, जो अदर स्ट्रक्चर्स होते हैं सोसाइटी के, एक्सेप्ट इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर हो गया, एजुकेशनल स्ट्रक्चर हो गया, रिलीजियस स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो इसे ही मार्क्स ने क्या कहा है कि सिस्टमैटिक व्यू कहा है कि सोसाइटी जो है वो एक सिस्टम से बनी हुई है, कि नीचे जो समाज की नींव है वो क्या है इकोनॉमिक, और उसके ऊपर जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को भी, एंड इन टर्न इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जो है सुपर स्ट्रक्चर्स को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्क्स कहते हैं 2 टाइप्स के सोशल रिलेशन है मैन और मैन के बीच में, एंटागोनिस्टिक, और मैन और थिंग्स। थिंग्स यहाँ क्या है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, ठीक है। तो जिन लोगों ने उस इकोनॉमिक रिसोर्स को या थिंग को कंट्रोल कर लिया है, पोजेस कर लिया है, दे आर कॉल्ड हैव्स, और जिसने नहीं किया है दे आर कॉल्ड हैव नॉट्स। क्लियर? So, very important statement given by Karl Marx. It's not the consciousness of man that determines their being, but on the contrary, their social being determines their कॉन्शियसनेस, ठीक है। मार्क्स कहते हैं कि लोगों के आइडिया या उनके जो थॉट्स हैं वो सोशल रियलिटी के कारण नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि जो इकोनॉमिक कंडीशंस है समाज की, मटेरियल कंडीशंस है समाज की, वो ह्यूमन के आइडिया और कॉन्शियसनेस को शेप करते हैं। मतलब जैसा कि हीगल ने डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में कहा था, डायलेक्टिकल आइडियलिज्म में हीगल ने कहा था कि सोच समाज का निर्माण करती है ना। आइडिया फॉर्म्स द सोसाइटी, थीसिस फॉर्म्स द सोसाइटी, बट हियर मार्क्स सेज thesis or idea do not form the society, but economic situations forms the idea of human, forms or shapes the idea of human, their consciousness and their beliefs, ठीक है। आपके जो beliefs हैं, आपकी जो consciousness है, वो economic conditions की वजह से shape हो रही है। जैसे ये जो have है, ठीक है, इसकी कॉन्शियसनेस, बिलीफ, आइडिया क्या है कि मुझे प्रॉफिट मेकिंग करना है, सिर्फ किसी भी चाहे कुछ हो जाए मुझे प्रॉफिट करना है। तो इसका ये आइडिया क्यों शेप हो रहा है कि समाज की इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से, क्योंकि ये जानता है कि मैं जो है सारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर चुका हूँ, है ना। तो इसकी स्थिति ऐसी है कि यहाँ पे इसका आइडिया सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग का होगा। लेकिन एक क्लास है आपका हैव नॉट, हैव नॉट के पास, क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है, हैव नॉट डू नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज। तो यहाँ पे जो इसके बिलीव्स और आइडियाज़ या कॉन्शियसनेस होंगे वो कैसे होंगे, हेल्पलेसनेस के। उसको फील होगा कि मेरे साथ इनइक्वालिटी हो रही है ना। तो इकोनॉमिक कंडीशंस आपके आइडिया को शेप कर रहे हैं, ना कि आइडिया या कॉन्शियसनेस सोसाइटी को शेप कर रही है, एज अगेंस्ट द थ्योरी ऑफ डायलेक्टिकल आइडियलिज्म। ओके, ठीक है। जो आपकी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म की थ्योरी है, ये किस चीज़ में आपकी हेल्प करती है, टू अंडरस्टैंड सीरीज ऑफ स्टेजेस, ठीक है। प्रिमिटिव कम्युनिज्म से लेके अभी जो आपने कैपिटलिस्ट सोसाइटी पढ़ी है, तो उसको आप हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म के कॉन्सेप्ट से समझ सकते हो ना। उसके बाद उन्होंने कहा है कि हर स्टेज में क्लास स्ट्रगल हो रहा है। क्लास स्ट्रगल किसके बीच में हो रहा है, हैव और हैव नॉट के बीच में हो रहा है। क्यों, इन्होंने एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन किया हुआ है। तो दोनों क्लासेस स्ट्रगल कर रही है, एक स्ट्रगल कर रही है रिसोर्स को कंट्रोल करने के लिए, एक स्ट्रगल कर रही है अपनी इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन को ख़त्म करने के लिए, ठीक है। इसका करंट में एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको आज का लेबर डिस्प्यूट समझना है, वर्कर्स राइट्स मूवमेंट समझने हैं, अगर आप मटेरियल एडवांसमेंट देखो, जैसे कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, डिजिटल रेवोल्यूशन आया, आज ऑटोमेशन आ चुका है, मशीन्स आ चुका है, एआई आ चुकी है ना। तो ये क्या कर रही है,
जॉब डिस्प्लेसमेंट ही कर रही है ना। आज बहुत सारा ह्यूमन लेबर जो है वो एआई जो है वो कर रहा है, तो ह्यूमन की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही है ना। तो ये सब क्या है, हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का ही तो एग्जाम्पल है कि हिस्ट्री जो चेंज हो रही है, अब आज भी जो सोसाइटी चेंज हो रही है, इट इज़ बिकॉज ऑफ मेटेरियलिज्म और इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि ऑटोमेशन, एआई। ये क्या है, रिसोर्स का ही तो एग्जाम्पल है ना एआई। तो हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म का कॉन्सेप्ट आई होप आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया हो। तो फटाफट से PYQ देख लेते हैं हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म पे। यूपीएससी ने पूछा है व्हाट इज़ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, इट्स रेलेवेंस, इसका क्या रेलेवेंस है आज की सोसाइटी को समझने के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि चाहे आपको लेबर डिस्प्यूट समझना हो, ठीक है, लेबर डिस्प्यूट क्यों हो रहा है, क्योंकि हैव और हैव नॉट के बीच में, कैपिटलिस्ट क्लास और वर्किंग क्लास के बीच में क्या है, अनइक्वल रिलेशन है, बिकॉज ऑफ अनइक्वल कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज, है ना। चाहे आपको उसको समझना है। या मैंने भी आपको बोला कि जॉब डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है, क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं, मतलब यहाँ पे कार्ल मार्क्स के हिसाब से मटेरियल चेंजेस आ रहे हैं, इकोनॉमिक चेंजेस आ रहे हैं। तो यहाँ पे एआई का डेवलपमेंट हो रहा है, डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है, तो जॉब डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो आंसर में। फिर कह रहे हैं कि critically examine the dialectics involved in each mode of production as propounded by Karl Marx। तो बोल रहा है कि हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में, मोड ऑफ प्रोडक्शन का मतलब स्टेजेस ऑफ सोसाइटी, हर मोड ऑफ प्रोडक्शन में जो डायलेटिक्स चल रहा है, डायलेटिक्स मतलब डायलॉग या जो ग्रुप है, हैव और हैव नॉट, उनके बीच में जो इंटरेक्शन चल रहा है वो आपको समझाना है। तो क्या इंटरेक्शन चल रहा है, आपका जो स्लेव सोसाइटी है उसमें मास्टर्स और स्लेव जो है, इसका इनइक्वालिटी हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, स्लेव ट्रेड हो रहा है, ये क्या है, डायलेटिक्स है। यहाँ पे आप लिखोगे एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन चल रहा है। फिर इसी तरीके से आप फ्यूडल सोसाइटी को समझाओगे, इस तरीके से कैपिटलिस्ट सोसाइटी को समझा दोगे, ईच मोड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद अच्छा यहाँ पे प्रिमिटिव कम्युनिज्म भी समझाओगे, क्योंकि यहाँ पे डायलेटिक्स कैसा है, इंटरेक्शन कैसा है, ऑन द बेसिस ऑफ कम्युनल ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, कॉमन ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, उसके बाद एनालाइज मार्क्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म इज अ क्रिटिक ऑफ हीगेलियन डायलेटिक्स। ठीक है, तो मार्क्स ने जो हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म दी है हीगल के डायलेक्टिक्स को के अगेंस्ट, उसको समझाना है। ठीक है, तो हीगल के डायलेक्टिक्स को क्या बताओगे कि हीगल ने क्या कहा है कि आइडिया, सोच या थीसिस जो है वो समाज का निर्माण करती है, लेकिन मार्क्स कहते हैं कि नहीं, इकोनॉमिक फैक्टर्स जो है वो लोगों के आइडिया या कॉन्शियसनेस को शेप करती है। अभी मैंने जो पीछे स्टेटमेंट समझाया है वो। ठीक है, एनालाइज द सैलेंट फीचर ऑफ हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म, क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है, तो क्या थे, आपके रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन जो है वो इकोनॉमिक कंडीशन की वजह से डिफाइन हो रहे हैं, तो हैव और हैव नॉट का ग्रुप बन के आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया दूसरा फीचर क्या बताया कि प्रिमिटिव सोसाइटी के अलावा जो बाकी मोड ऑफ प्रोडक्शन है, बाकी स्टेजेस ऑफ सोसाइटी है, उसमें 2 क्लासेस हैं, है ना, हैव एंड हैव नॉट। फिर मैंने आपको क्या बताया कि आपके 2 पार्ट है सोसाइटी के, एक है इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक है सोशल सुपरस्ट्रक्चर। इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर सोसाइटी की नींव है, और सोशल सुपरस्ट्रक्चर जो है वो सोसाइटी के अदर स्ट्रक्चर्स हैं जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से इन्फ्लुएंस होते हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको एक फीचर और बताया है कि 2 टाइप के रिलेशन भी देखे जाते हैं, एक है मैन और मैन के बीच में, मतलब हैव और हैव नॉट के बीच में, एंटागोनिस्टिक कॉपरेशन, और एक क्या है आपका मैन और थिंग्स क्या है यहाँ पे, इकोनॉमिक रिसोर्सेज। सो आज का टॉपिक हमारा हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म ख़त्म होता है स्टूडेंट्स। तो देखो, मैं तो अपनी तरफ से बहुत मेहनत करती हूँ कंटेंट पे भी और समझाने में भी। ठीक है, तो अगर आप मेरे लेक्चर्स को देखते हो तो अपना फीडबैक भी दो, और उसको प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और जो भी बच्चे सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जहाँ भी उनको ये रिसोर्स काम आ सकता है उन्हें फॉरवर्ड कर दो, और अपने रिव्यूज़ देते रहो। मैं आपको अश्योर करती हूँ कि मैं कंटेंट के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगी। बहुत मेहनत लगती है ये कंटेंट प्रिपेयर करने में। ये कंटेंट जो है ना जाने कितनी किताबों को पढ़ने के बाद एक क्रक्स बनाया है मैंने। ठीक है, ओके,
तो ये क्रक्स है आपके लिए जो आपको बहुत हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आप कनेक्टेड रहिए, आप सब्सक्राइब कीजिए।